नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम और आप एक चीज़ से हमेशा जुड़े रहते हैं, वो है बैंकिंग व्यवस्था। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो भी आमदनी करता है कहीं न कहीं वो जमा करके रखता है और वो जमा बैंक में करता है। इसीलिए बैंक से जुड़े हुए कुछ भी नियम कानून होते हैं, उसमें कुछ भी बदलाव आता है तो उसका हमारे और आपके ऊपर प्रभाव पड़ना तय माना जाता है। सरकारें भी लगातार कोशिश करती रहती है। रेगुलेटरी बोर्ड के अंतर्गत देखेंगे तो आरबीआई बहुत कोशिश करती रहती है कि किस तरह से सभी चीज़ों को बेहतर किया जाए। अब कहा गया है कि भारत में बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025 आ गया है और इसके आने के बाद बैंकिंग के एक नए युग की शुरुआत हो गई है। तो शुरुआत हुआ है तो निश्चित तौर पर खाता धारकों पर कुछ प्रभाव पड़ता हुआ भी दिखेगा। तो क्या क्या प्रभाव पड़ेगा और दो तीन चीजें देखेंगे, यानी कि बैंक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खाता धारक पर क्या प्रभाव पड़ेगा और पूरे मार्केट की अगर बात करें उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको समझने की कोशिश करेंगे। जो बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2025 है, इसके अंतर्गत कहा गया कि बैंकिंग की जो शासन व्यवस्था है उसमें पारदर्शिता आएगा, लेखा निरीक्षण के काम बेहतर तरीके से किए जाएंगे और जमाकर्ता संरक्षण जो है उसको मजबूती ये कानून देता हुआ नजर आएगा। तमाम चीजों पर विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, संस्कृति आईएएस के द्वारा विंटर सीजन सेल दिया जा रहा है जो कि 5 दिसंबर तक वैलिड रहने वाला है। यूपीएससी यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स की अगर चर्चा करेंगे तो प्रीलिम्स मेंस ये कोर्स आपको मिलेगा। अगर लाइव जो होगा वो प्रयागराज के क्लासरूम से लाइव किया जाएगा। मोर देन 75% ऑफ मिलेगा, 10% एक्स्ट्रा भी ऑफ है। जीएस का अगर आप लेते हैं तो 25,000 और जीएस प्लस सीसेट लेते हैं तो 30,000 में आपको ये मिल जाएगा। और यहां पर संपर्क सूत्र दिया गया है जिस पर कांटेक्ट करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं, फिर अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन करा सकते हैं। अब चलिए जरा इस अधिनियम की आवश्यकता पर बात करते हैं। बैंकिंग संशोधन अधिनियम 2025, इसकी आवश्यकता क्या रही? तेजी से बदलते वित्तीय परिवेश में कुछ चुनौतियां भी आई है। जिस तरह से देखेंगे डिजिटल एज आ गया है और उसमें बहुत सारी बदलाव भी देखने को मिला है। तो जाहिर सी बात है बैंकिंग सिस्टम के समक्ष कुछ चैलेंजेस भी रहे होंगे और इन्हीं चैलेंजेस को सही करने के लिए कुछ अधिनियम नए चाहिए या जो अधिनियम है उसमें संशोधन की आवश्यकता होती है। इसी सब चीजों को देखते हुए बैंकिंग संशोधन अधिनियम 2025 की आवश्यकता पड़ी। क्या क्या चीजें मुख्य है? एक तो क्या है कि डिजिटल और तकनीकी बदलावों के संचालन में जो कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा था उसको कैसे सिंपल किया जाए। दूसरी बात, शिकायत प्रबंधन और परिसंपत्ति उत्तराधिकार से जुड़े नियम, यानी कि कुल मिला के ऐसे समझिए कि जो नॉमिनी की बात की जाती है कि भाई जो उत्तराधिकारी है, पर्सन ए है, उसने जमा पूंजी रखा है बैंक में, लेकिन इनके बाद पर्सन एक्स को ये पैसा कैसे जाएगा जिनको इन्होंने अपना नॉमिनी बनाया है, उन सब चीजों को लेकर के यहाँ पर बैंक जो है अब बातें करती नजर आएगी। अभी मैं बताऊंगा वो सब डिटेल से। अनुपालन और रिपोर्टिंग में एक रूपता की कमी आएगी। ये जो है बैंक के कार्य है ना, बैंक से संबंधित और मानव आधारित प्रक्रियाओं में त्रुटि की संभावना भी रहती है, तो उससे कैसे निजात पाया जाएगा। यह अब ये आवश्यक क्यों था? परिसंपत्तियों का सरल और विवाद रहित हस्तांतरण हो जाए, यानी कि नॉमिनी अगर कोई है तो उन पर चला जाए। मानवीकृत शब्दावली और प्रक्रियाओं को सही से लागू किया जाए। स्वचालन बढ़े और स्वचालन यानी कि ऑटोमेशन बढ़ता है, टेक्निकल काम होता है तो मानवीय त्रुटि जो है वो कम हो जाएगा। बैंकिंग प्रणाली भविष्य के जो चैलेंजेस हैं उसको फेस करने के लिए कैसे तैयार किया जाए, समय के साथ क्या जरूरत हो, इसके लिए भी यह आवश्यक हो गया। अब चलिए बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025, इसके जो कुछ मुख्य बातें हैं इसको हम समझेंगे, जिसके अंतर्गत जो कुछ महत्वपूर्ण सेक्शंस हैं उस पर हम यहाँ पर गौर करेंगे। जिसमें कहा गया कि आधुनिक नामांकन ढांचा, और इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो सेक्शन 10 से 13 तक इसकी बातें की गई है। क्या क्या महत्वपूर्ण बातें की गई है जरा उस पर एक नजर डालिए। कहा गया कि जमाकर्ता यानी कि आप और हम जो पैसा जमा करते हैं, यह जमाकर्ता अपने बैंक खातों के लिए अधिकतम 4 व्यक्तियों को नामांकित कर सकते हैं या एक साथ या क्रमिक नामांकन के माध्यम से संभव है। समझिए क्या कहने का तात्पर्य है। जैसे कि मैंने कहा पर्सन ए ये जमा करता है, इनको अपना नॉमिनी बनाना है, तो ये 4 नॉमिनी अब जो है वो बना सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि किसको कितना परसेंटेज जो है इनके बाद संपत्ति ये पैसा इनका जमा किया हुआ मिलेगा। इसके अलावा एक साथ नामांकन के कुल 100% आवंटन की भी अनुमति यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा क्रमिक नामांकन से सुरक्षित अभिरक्षा और लॉकर से रखी वस्तुओं के मामले में नामांकित व्यक्ति की मृत्यु पर निर्बाध उत्तराधिकारी यहाँ पर सुनिश्चित होने की बात होता है। कुल मिलाकर देखिए बैंकिंग की भाषा है, मोटे तौर पर ऐसे समझिए कि नॉमिनी जो आप जमा करते हैं पैसा, नॉमिनी जो बैंक अकाउंट में आप लगाते हैं ना कि ये हमारे नॉमिनी है, उन तक
पैसा ट्रांसफर होना बैंक आसान कर रही है। मोटे तौर पर बस ये बातें हैं, ठीक है। अब चलिए, पर्याप्त हित की पुनर्भाषा और धारा 3 के अंतर्गत क्या कहा गया है। पुरानी सीमा जो आप सब जानते हैं कि 5 लाख का हुआ करता था, 1968 में जो लाया गया था, उसको बढ़ा दिया गया है और बढ़ा करके 2 करोड़ कर दिया गया है। ये बहुत अच्छा उपभोक्ताओं के लिए होगा। यह परिवर्तन नियामक मानकों में सुधार और जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के उद्देश्य से यहाँ पर लाया गया है। तो एक बेहतरीन कदम यहाँ पर इस अधिनियम के द्वारा बैंकिंग सिस्टम में सुधार के लिए लाया गया। अब एक बहुत ज़्यादा जरूरी है, वह है सहकारी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं वह सहकारी बैंकों से जुड़े होते हैं। खास करके ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम सरकारी बैंकों के द्वारा किया जाता है। वित्तीय समावेशन को बढ़ाने का काम सहकारी बैंकों के द्वारा किया जाता है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि सहकारी बैंकों को भी समय के साथ आने वाली जो चुनौतियां हैं उसके लिए तैयार करें और वो चीजें जो बेहतर आउटपुट दे सकता है उसके लिए अभी से ये कामकाज शुरू कर दें। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए इस अधिनियम में सहकारी बैंकों में भी सुधार की बात की गई है और इस अधिनियम के सेक्शन 4 और सेक्शन 14 के अंतर्गत चीजें देखने को मिलता है, जिसमें इसके प्रशासनिक चीजों को लेकर के बातें किया गया है। जैसे कि इनके डायरेक्टर को लेकर के अगर देखा जाए तो अधिकतम कार्यकाल की बात की गई कि अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशकों को छोड़कर 8 वर्ष से 10 वर्ष कर दिया गया है। इसके अलावा अन्य बैंकिंग कंपनियों में निदेशकों का कार्यकाल जो है वो अपरिवर्तन रहेगा, जैसा था वैसा। सहकारी बैंकों को 97 संविधान संशोधन के अनुरूप संरेखित किया गया, जो लोकतांत्रिक शासन को अनिवार्य बनाता है और देश के राजनीतिक एवं आर्थिक ढांचे में उनकी स्थिति को मजबूत करता है। कुल मिला के हम सब जैसा कि पहले से ये जानते हैं कि 97वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके अंतर्गत जो है सहकारी बैंक की व्यवस्था की गई थी और जो मैंने पहले कहा कि वित्तीय समावेशन को बेहतर करने के लिए लाया गया था। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लेखा परीक्षा सुधार, ये सेक्शन 15 से 20 तक की बात की गई है। यह भी बैंक के अपना इंटरनल जो प्रोसेस है उसको बेहतर करने के लिए यहाँ पर काम किया गया है। जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने की शक्ति दी गई है। यानी कि कुल मिला के ऐसे समझिए सामान्य भाषा में कि सैलरी कितनी कैसे दी जाएगी यह तय करने की व्यवस्था है। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में दावा रहित शेयरों, बाजार और बॉन्ड मोचन राशि को स्थानांतरित करने की अनुमति दी गई है, जिससे इसे कंपनी अधिनियम के तहत कंपनियों की प्रथाओं के अनुरूप बनाया जा सके। मोटे तौर पर समझिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब क्या होता है कि बैंकिंग सिस्टम के जो शब्दावली होती हैं लोग उसमें परेशान होते हैं। देखिए बहुत सारे ऐसा शेयर है, बॉन्ड है जिस पर कोई क्लेम ही नहीं करता है ना। यानी कि मान लीजिए पर्सन एक्स ने कुछ शेयर लिया, बॉन्ड लिया, पैसा जमा किया, उनकी मृत्यु हो गई, उनके परिवार को पता ही नहीं है, क्लेम ही नहीं हुआ, ऐसा पैसा कहाँ जाएगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर के कहा गया है कि ये जो एक फंड होगा जो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, उसमें ये पैसा सारा जाएगा और वो आगे चल करके कंपनी के सुधार वगैरह में ही लगाया जाएगा, यानी कि बैंकिंग सिस्टम को बेहतर करने के लिए लगाया जाएगा। प्रणाली की प्रक्रियात्मक दक्षता को लेकर के बात किया गया कि परिचालन से संबंधित परिभाषाओं में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया, जिससे वैधानिक रिपोर्टिंग तिथियों में सुधार किया गया है। और इसके अलावा जो रिपोर्टिंग आवश्यकताएं जो पहले आप जानते हैं कि लास्ट फ्राइडे होता था बैंकों का, उसको वैकल्पिक फ्राइडे कर दिया, ऑप्शनल, कि आप लास्ट न रख के इससे पहले भी कोई कर सकते हैं। यानी कि महीने के अंतिम या पखवाड़े के अंतिम दिन के साथ व्यवस्थित इसमें किया गया है। प्रमुख सुधार क्या क्या इससे होगा समझिए। प्रमुख सुधार सबसे पहले जमाकर्ता के हिसाब से देखें, उसके जमाकर्ता का संरक्षण क्या होगा। प्रत्येक खाते लॉकर के लिए नॉमिनी प्रावधान अब अनिवार्य कर दिया गया है। कोई भी बैंक अकाउंट ओपन करते हैं नॉमिनी आवश्यक हो ही जाएगा, है ना। जमाकर्ता अपनी पसंद से जमा राशि या लॉकर के लिए नॉमिनी नियुक्त कर सकते हैं। मृत्यु के बाद दावों के निपटान में कानूनी स्पष्टता इससे आएगी, विवादों में कमी आएगी और न्यायालय पर बोझ कम होगा। तो देखिए बैंकिंग सिस्टम कैसे न्याय प्रणाली से आगे चल करके जुड़ा हुआ, और बैंकों का भी समय बचेगा। बैंक के भी बहुत सारे विवाद न्यायालय में जाते रहते हैं और बैंकिंग अधिकारी देखेंगे कई बार कोर्ट का चक्कर लगाते रहते हैं। तो इन सब चीजों से छुटकारा मिलेगा। नियामक मानकों का आधुनिकीकरण होगा, ये बैंकिंग सिस्टम के लिए है। जिस तरह से आरबीआई लगातार जो है नकेल कसती हुई बैंकों पर नजर आ रही है कि ठीक से आप रेगुलेशन कीजिए, रिपोर्टिंग कीजिए, इन सब चीज़ों को लेकर के काम यहाँ पर हो पाएगा। और जिस तरह से डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं, तकनीक का प्रभाव हो रहा है, तो इन सब चीज़ों के लिए कि किस तरह से ये डिजिटलीकरण इसका किया जाए बैंकों का, उसके लिए काम आएगा। और जोखिम प्रबंधन और
आंतरिक नियंत्रण तंत्र जो है बैंकिंग सिस्टम का वह बेहतर होगा। इसके अलावा बिना दावे वाली जमा राशि, जो पहले ही मैंने कहा था डिपॉजिटर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, इसमें हस्तांतरित किया जाएगा और राशि का उपयोग उस पैसे का क्या जमाकर्ता हित संरक्षण कार्यक्रम में किए जाएंगे। यानी कि पहले होता था कि ये पैसा पड़ा रह जाता था या फिर घपला कई बार हो जाता था, तो इसकी व्यवस्था कर दी गई है। अब भारत में बैंकिंग कानून का विकास कैसे कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, इसको समझ लीजिए। सबसे पहले अगर 1934 में चलेंगे तो हम सब जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम आया था और इसी के साथ आरबीआई की स्थापना की बात की गई थी, मौद्रिक और मुद्रा नियंत्रण की बात की गई थी। हाँ, ये आज़ादी से पहले था। जब हम आज़ाद हो जाते हैं 1949 में बैंकिंग विनियमन अधिनियम आता है बैंकिंग गतिविधियों पर समान नियंत्रण के लिए, और फिर 1955 में भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम आता है, एसबीआई की स्थापना, जो भारत की आज सबसे बड़ी अगर देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर की बैंक है, और ग्रामीण और अर्ध शहरी बैंकिंग का विस्तार साथ में होता है। 1980 में देखा जाए तो राष्ट्रीयकरण किया जाता है बैंकों का, ताकि किसान वगैरह जो हैं उनको ऋण वगैरह मिल सके। प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण सामाजिक आर्थिक जो उद्देश्य हैं, हित हैं, उसकी पूर्ति की जाए। 94, 2007 और 2012 में बहुत सारे संशोधन आते हैं जिसमें पूंजी पर्याप्तता को लेकर के बात की गई, लिक्विडिटी को मैनेजमेंट कैसे किया जाए, बैंकिंग शासन प्रणाली कैसे सुधारा जाए और उपभोक्ता के आधार पर कैसे इसको सरल किया जाए, इन सब चीज़ों को लेकर के बात किया गया। 2020 में बैंकिंग विनियमन संशोधन अधिनियम सहकारी बैंकों पर आरबीआई की व्यापक निगरानी को लेकर के आया, और अब 2025 में यह अधिनियम जो है इन्हीं सुधारों को आगे बढ़ाते हुए नियामक ढांचे को फिर से एक बार तैयार करने की बात कर रहा है, और बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 इसी कड़ी का एक हिस्सा बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर एक प्रश्न है, बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 के अनुसार किसी बैंक खाते में जमाकर्ता अधिकतम कितने व्यक्तियों का नामांकित यानी कि नॉमिनी की जो बात कर सकते हैं कर सकता है। इस संशोधन में यह बताया गया, बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 ये कहता है। इसके आधार पर मैंने पढ़ाया है, 4 विकल्प हैं, जो भी आपको सही लगता हो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बताएं। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से सरकार इस अधिनियम के मामले से ये कोशिश कर रही है कि बैंकों की शासन प्रणाली में सुधार आए, पारदर्शिता आए, क्या ये पूरा हो पाएगा, या आप जब बैंक जाते हैं तो आपको क्या एक व्यवहारिक समस्या सामना करना पड़ता है बैंक में जाके, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। यदि अभी तक आपने संस्कृति आईएएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।